चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म है क्या? बाय डेफिनेशन साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है, या इन अदर वर्ड्स साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो खाली जगह है, स्पेस है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये खाली नहीं होता, इसमें अभी हम फर्दर देखेंगे, पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। तो इट्स द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस सेल के इस हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म प्रीवियसली हमने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। तो फिर ये प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा हो गया जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म के कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला ये है कि साइटोप्लाज्म हमारे पास लिविंग होता है। दूसरा, साइटोप्लाज्म हमारे पास वेस्कस और सॉल्युबल पार्ट होता है। उसके साथ साथ कुछ इसके टाइनी सेल ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं। तो दोनों मिलके कुल मिला के हमारे पास बना लेता है साइटोप्लाज्म। यहां पे मैंने लिखा है कि साइटोप्लाज्म के बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेलीज। तीसरा ये होता है कि साइटोप्लाज्म हमारे पास कुछ केसेस में ग्रेनुलर पार्ट होता है। अब साइटोप्लाज्म के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक यहां पे साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब जो साइटोसोल होता है वो क्या है? अगर आप देख लें यहां पे स्टूडेंट्स, तो ये जो हिस्सा है ये तो साइटोप्लाज्म है। फिर यहाँ पे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लाइक सेल ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेलीज और उसके साथ साथ गोल्जी अपैरेटस वगैरह, ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर इनको हम नेग्लेक्ट कर ले तो फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म का ये लिक्विड और सॉल्युबल हिस्सा रह जाता है जिसको साइटोसोल कहा जाता है। अब ये जो साइटोसोल है इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे कि द लिक्विड और सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। अब साइटोसोल की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है जिसमें अगर आप देख ले यहां पे वाटर होता है अप टू 70% इसमें वाटर होता है, जिसकी वजह से ये एक सॉल्युबल और लिक्विड अपीयरेंस शो कर लेता है। दूसरा, यहां पे जो 30% हिस्सा होता है वो फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये कौन कौन से होते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, याद रख ले कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स वगैरह होंगे, ये वेरी कर लेते हैं सेल टू सेल। तो यहाँ लेकिन जनरली ये सारे किसी भी साइटोप्लाज्म का लाजमी हिस्सा होता है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज होता है, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसके लिए ग्लूकोज का होना साइटोप्लाज्म में लाजमी होता है। इसके अलावा यहाँ पे लिपिड्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं और साथ साथ में हमारे पास कुछ आयंस, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और साल्ट्स वगैरह, ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के इनऑर्गेनिक हिस्से में आ जाते हैं। तो ये तो थी साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल के कंपोजिशन की बात। अब अगर हम देख लें साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म में तो सेल ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इसमें जो इसकी जो फ्लूइडिटी होती है या इसके मूवमेंट को मेंटेन करके रखना होता है, तो उसमें हमारे पास फिर यहाँ पे साइटोस्केलेटन भी
पाए जाते हैं। ये भी होते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग फ्लो करता है, तो उसकी स्ट्रीमिंग फ्लो को बरकरार रखना किसका काम है? साइटोस्केलेटन का। तो ये तो कुछ हिस्से हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म का सेल में क्या बेसिक रोल होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम देख लें तो यही साइटोप्लाज्म ही है जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, और वो जो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म ही की वजह से पॉसिबल होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर लेते हैं। मसलन अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पिरेशन करना चाहे तो ग्लूकोज इसी साइटोप्लाज्म से आएगा। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म ही में पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स, तो अमाइनो एसिड्स इसी से साइटोप्लाज्म से आएंगे। इसी तरीके से अगर लिपिड सिंथेसिस के लिए फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो ही साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करेगा। ये जो सेल जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यही साइटोप्लाज्म ही में होता है। तो सबसे पहला बेसिक रोल इसका ये होता है कि इट प्रोवाइड द raw materials for metabolism to the cell organelles। एक तो ये काम हो गया। दूसरा यही होता है कि इसी की वजह से साइटोप्लाज्म प्रोवाइड लिविंग स्पेस टू सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज इसी में पाए जाते हैं। तीसरा यह होता है कि इट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो एरोबिक रिस्पिरेशन का एक स्टेप है जो कि और फर्मेंटेशन का एक स्टेप है, वो यही साइटोप्लाज्म में पॉसिबल होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन the endocytosis, exocytosis, ये सारे ही साइटोप्लाज्म ही की वजह से पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसी साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट के भी जिम्मेदार होते हैं, और इनटेक ऑफ मटेरियल इसी से पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कोई कंपोनेंट कोई चीज सेल में एंडोसाइटोसिस करना चाहता है तो यही साइटोप्लाज्म ही उसको पॉसिबल बना लेता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन सेल मेम्ब्रेन खुद से हरकत नहीं कर सकती, उसमें साइटोप्लाज्म के जो साइटोस्केलेटन होते हैं उसी की वजह से ये पॉसिबल होता है। तो इट हेल्प्स इन द एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन अदर वर्ड्स फेगोसाइटोसिस एंड फेनोसाइटोसिस। तो ये सारी चीज़ें इसी और फेनोसाइटोसिस इसी की वजह से पॉसिबल होता है। तो साइटोप्लाज्म ही वो लाजमी बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का, जिसकी वजह से सेल अपने जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सेल ऑर्गेनेलीज की इसी में पॉसिबल और इसी में परफॉर्म हो सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो बाकी जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनके लिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, उनके लिए लिविंग स्पेस, लिविंग प्लेस पॉसिबल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था वो साइटोप्लाज्म के मुतालिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि साइटोप्लाज्म है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है। अभी जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक होंगे वो सेल ऑर्गेनेलीज ही के मुतालिक होंगे, और उस पर हम 1 बाय 1 सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।